कागज की नाव। एक छोटा सा उपन्यास। आकाश एक नारंगी रंग की चादर से ढका हुआ था जो प्रस्थान करने वाले सूर्य की किरणों से सुंदरता प्राप्त कर रहा था। मैं इस समुद्र के किनारे बैठा था। समुद्र के पानी में विशाल पूरी तरह से चक्करदार सूरज डूब रहा था। समुद्र की सतह पर बहने वाली ठंडी हवाएं आसमानी लहरें बना रही थी। मैं चट्टानों से टकराती और बिखरती लहरों की आवाज सुन रहा था। तेज लहरों से लड़ते हुए मैं समुद्र में तब तक आगे बढ़ता गया जब तक कि मेरे सिर को छोड़कर पूरा शरीर पानी में डूब नहीं गया। जो डिब्बा मेरे साथ था मेरे हाथों में, उसमें से मैंने कागज की एक नाव निकाली और उसको पानी की सतह पर बहुत ही सावधानी से छोड़ दिया ताकि वो उस विशाल समुद्र की छाती पर तैर सके। मैं वापस किनारे पर आ गया और अपने हाथ जोड़कर घुटनों पर टिकाकर अकेला बैठ गया। नमकीन सागर मेरे पैरों को छूने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने कभी उन्हें छूने की हिम्मत नहीं की। लेकिन वह हर बार मेरे पैरों के नीचे की रेत को अपने साथ ले जाता था और मेरे पैरों के चारों ओर सफेद झाग को पीछे छोड़ जाता था। मैंने चारों ओर देखा और किनारे पर कोई जीवित प्राणी नहीं दिखा। मैं अपने पैरों को फैलाकर लेट गया ताकि पानी मेरे पैरों को छू सके। मैं अपने टखनों पर ठंडे पानी को महसूस करने लगा। डूबते सूरज में एक छोटी सी नाव को गायब होते देख मैंने राहत महसूस की और खुद को थोड़ा आराम देने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। यादें, रोशनियां जगमगा रही थी। आतिशबाजी तरह तरह की जोरदार आवाजें कर रही थी। कुछ औरतें इधर उधर टहल रही थी और अपने भारी भरकम गहनों से अपनी दौलत का दिखावा कर रही थी, और बाकी औरतें वो काम कर रही थी जिसमें वे एकदम निपुण थी, गपशप करने का काम। पुरुष हमेशा की तरह बार स्टॉल, शराब के लिए लगाया गया बड़ा सा मेज के पास जाकर जाम उठाने का अवसर तलाश रहे थे। बच्चे मंच के पास अफरा तफरी मचा रहे थे और कुछ कुर्सियों पर चढ़कर नीचे कूद रहे थे। खैर, अब केवल एक ही पीढ़ी बची थी जो जवान लड़कियां और लड़के थे, और उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि उन जवान लड़के और लड़कियों को ही जैसे दुल्हा और दुल्हन की चिंता थी। भारतीय विवाह समारोह में हमें यही सब तो देखने को मिलता है, और तब मैं यही देख रहा था। नजारा उम्मीद के मुताबिक था और मुझे कुछ भी नया या रोमांचक नहीं लगा। मैंने पूरे क्षेत्र को अपनी तेज आंखों से स्कैन करना शुरू कर दिया, किसी को पहचानने की उम्मीद में। लेकिन अचानक रोशनी की एक चमक ने मेरी आंखों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। रोशनी और चमक का स्रोत मुख्य मंच था, जहां शादी का जोड़ा खड़ा था। जोड़े को आशीर्वाद दिया जा रहा था और दूल्हे को शादी नामक जेल में आगामी जीवन के लिए चेतावनी दी जा रही थी। मेहमानों से मिलते हुए दूल्हा दुल्हन की तस्वीरें खींची जा रही थी और कैमरों की फ्लैश धड़ाधड़ चमक रही थी। मंच के दृश्य को देखकर मैं एकदम चौंक गया और मेरा दिमाग मेरी दृष्टि पर सवाल करने लगा, क्या यह सच है? एक शानदार दिखने वाली महिला मंच पर थी। मैं उससे नजरें नहीं हटा पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी जगह पर ही जम गया था और चाह कर भी हिल नहीं पा रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि मेरी श्रेया थी।
वही एक अकेली इंसान थी जिसे मैं जानता था, एकमात्र लड़की जिसे मैंने बचपन से प्यार किया था, एकमात्र लड़की जो मेरे चेहरे पर मुस्कान ला सकती थी। और वो वही लड़की थी जिसकी शादी हो रही थी। हाँ, वो दुल्हन थी। फिर भी मैं उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर वहीं खड़ा रहा। श्रेया को एक विशिष्ट भारतीय दुल्हन के रूप में तैयार किया गया था, काफी मेकअप और फूलों इत्यादि के साथ। और उसने बहुत सारी सुनहरी कढ़ाई वाली लाल साड़ी पहनी हुई थी। वो पूरी तरह से सोने के गहनों में डूबी हुई थी। उसका चेहरा सुनहरे चांद की तरह चमक रहा था। उसके बाल सीधे थे, आंशिक रूप से उसके कंधों के चारों ओर उड़ रहे थे और बाकी बाल उसकी पीठ के चारों ओर लटके हुए थे। उसके कबूतर के आकार की आंखों को आईलाइनर द्वारा थोड़ा चमकाकर शेड और पूरी तरह से छटनी की गई भौं के साथ स्पर्श दिया गया था। उसके होंठ चमकीले गुलाबी रंग की लिपस्टिक की एक झलक के साथ मुस्कुरा रहे थे। वो हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत लग रही थी। माथे पर सिंदूर की एक छोटी सी बिंदी ने उसकी खूबसूरती को कई गुना बढ़ा दिया था। समय समय पर वह अपनी साड़ी की तहों को ठीक से सेट करने की कोशिश कर रही थी, जिससे वह बहुत ही मासूम लग रही थी। कुछ देर के लिए मैं अपने ही ख्यालों में खोया रहा। बचपन की सारी यादें मेरे जेहन में कौंध गई। उसकी मुस्कान, उसकी चाल, उसकी मासूमियत, उसकी स्वच्छंदता, उसकी शरारतें, उसका गुस्सा, उसका प्यार, उसकी सहजता, उसका उत्साह, गिनती अंतहीन थी। मुझे लगने लगा जैसे मैं एक बार फिर से उसके प्यार में खोने लगा था। मैंने अपनी अंतरात्मा को नियंत्रित किया और वास्तविकता में वापस आ गया। आखिर मेरा पहला प्यार, मेरा बचपन का प्यार, मेरा 10 साल का प्यार, मेरा इकलौता सच्चा प्यार थी वो, और आज उसकी शादी हो रही थी। अक्सर ये कहा जाता है कि शादी महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण दिन होता है, क्योंकि इस दिन पर पृथ्वी पर सबसे खूबसूरत व्यक्ति प्रतीत होती है। इधर सब उस दुल्हन के रूप में देखकर मुझे भी ऐसा लगने लगा कि श्रेया ने इसे सच साबित कर दिया था। मैं सुख और दुख की मिश्रित भावनाओं से भर गया था। 10 साल बाद अपने प्यार को देखकर मुझे खुशी हुई, लेकिन अपनी आंखों के लिए शोक था, जो मेरे प्यार को मेरे अलावा किसी और से शादी करते देख रही थी। पुरुष के लिए किसी इमारत से कूदना, 100 फीट की ऊंचाई से पानी में गोता लगाना, ज्वार भाटे के खिलाफ समुद्र में तैरना आदि आसान है। मेरे साथ भी ऐसा ही था। मर्द इस तरह के सभी बहादुरी भरे कारनामे आसानी से कर जाते हैं, लेकिन जब किसी लड़की से पहली बार अपने मन की बात बताना चाहते हैं तो उनके पास हिम्मत ही नहीं होती। हालांकि श्रेया और मैं करीब थे, लेकिन मैं उसके प्रति अपनी भावनाओं के बारे में एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं कर सका था। मेरे दिल में अफसोस की भावना और मेरे दिमाग में पूरी तरह से विनाशकारी विचारों के साथ मैंने शादी वाली उस सजी धजी जगह को जल्द से जल्द छोड़ने का फैसला किया। आखिर इस ब्रह्मांड में कौन ऐसा पुरुष या औरत होगी अपने प्यार को उसके अलावा किसी और से शादी करते हुए अपनी आंखों से देख सके। मैंने इतने वर्षों तक उससे मन ही मन प्यार किया था, उससे हजारों बार मिलकर खूब बातें की थी, खूब हंसा था और खिलखिलाया था, लेकिन मैं कभी भी इतना साहस नहीं संजो पाया था कि उसको अपने मन की बात कह सकूं। मैं अब विचलित होने लगा था और मेरे लिए वहां ज्यादा देर तक रुकना बहुत ही कठिन होता जा रहा था, क्योंकि मेरी श्रेया कुछ ही पलों में किसी और की हो जाने वाली थी और वो मेरे से सहन नहीं होने वाला था। उससे मुलाकात। मैंने जल्दी से अपने कदम उस मंच की तरफ बढ़ा दिए जिस पर दूल्हा और दुल्हन बैठे थे। मैंने मंच पर कदम रखा ताकि मैं नकली औपचारिक बधाई समारोह को पूरा कर सकूं और उस जगह से बाहर निकल सकूं जो मेरे लिए नरक बन रही थी। मैं, हाय श्रेया। श्रेया, ओ माय गॉड कुणाल। मेरी उपस्थिति ने उसके चेहरे पर एक आश्चर्यजनक
हर्षित अभिव्यक्ति ला दी। पिछले 2 महीनों से मैंने अपना मन बना लिया था कि मैं उसे क्या कहने जा रहा था उसकी शादी के दिन। आखिर में उससे लंबे अंतराल के बाद मिल रहा था, और अब जब मैं उस पल के इतना करीब था, श्रेया की चमचमाती सुंदरता ने मेरे लिए बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं छोड़ा। श्रेया, तुम बिल्कुल नहीं बदले। मैं चेहरे पर एक विनम्र मुस्कान के साथ, लेकिन तुम बहुत बदल गई हो। श्रेया, हाँ मुझे पता है, मैं और खूबसूरत हो गई हूं, है ना। श्रेया स्वभाव से चुलबुली थी, 24 घंटे मुस्कुराते चेहरे वाली। वो मेरी कक्षा की 20 लड़कियों में से एक गोल मटोल लड़की थी। चूंकि उसका ध्यान पढ़ाई में ज्यादा नहीं था और वो पढ़ाई में खास रुचि भी नहीं दिखाती थी, उसके इम्तिहान में पास होने के पीछे मैं ही कारण होता था। उसको क्लास से गायब हो जाना, शहर में घूमना और कुछ रोमांटिक बॉलीवुड मसाला फिल्में देखना पसंद था। वो हर समय जीवंत और कुछ न कुछ करती रहने वाली एक चंचल लड़की हुआ करती थी, जबकि मैं बिल्कुल इसके विपरीत तरह का लड़का था। एक खामोश हंसी के साथ मैंने अपना सिर उस उपहार की ओर घुमाया जिसे मैं लंबे समय से अपने हाथों में थामे हुआ था। मैं, तुमको बहुत बहुत बधाई, तुम्हारा वैवाहिक जीवन मंगलमय हो। श्रेया, आहा झूठे, तुमने कहा था कि तुम मेरी शादी में नहीं आ सकोगे क्योंकि आज कैलिफोर्निया में तुम्हारी एक मीटिंग निर्धारित थी। मैं, मीटिंग तो थी, पर कुछ आपात स्थिति हो जाने के कारण मुझे भारत आना पड़ा, और जब काम के बाद कुछ खाली समय मिला तो मैंने सोचा कि तुम्हारी शादी में शामिल होकर तुमको आश्चर्यचकित कर दूं। मैंने झूठ बोला था। मान लीजिए कोई एक तरफा प्रेमी किसी और से अपने प्यार को खोने का दर्शक नहीं बन सकता, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि मैं उससे हमेशा के लिए मिलना चाहता था। श्रेया, अच्छा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरी शादी में आ सके। उसकी बातें मेरे पूरे शरीर पर छुरे घूम रही थी। वे मुझे हाई स्कूल के दिनों की याद दिला रहे थे। मैं उसे बताना चाहता था कि मैं उसे देखकर कितना खुश हुआ करता था। काश मैं ये तुम्हारे लिए है श्रेया, एक छोटा सा तोहफा। श्रेया, ओह, तुम्हारी मौजूदगी ही तोहफा है। एक कठोर आवाज ने हमारी बातचीत को बाधित कर दिया। अरे श्रेया, मुझे लगता है कि तुम भूल गई हो, तुम्हारा दूल्हा तुम्हारी बगल में खड़ा है और ये हमारी शादी का दिन है। कम से कम आज तो तुम दूसरे लोगों के साथ फ्लर्ट नहीं कर सकती हो। दुनिया में मेरे एकमात्र शत्रु, उसका दूल्हा, ने एक घटिया मजाक किया। चंचल मुस्कान के साथ श्रेया ने उसके कंधे पर प्यार से हल्का सा मुक्का मारा और फिर अपने दाहिने हाथ को उसकी बाईं बाह के इर्द गिर्द लपेट दिया और दूल्हे के और भी करीब हो गई। इस नज़ारे ने मुझे एक पल के लिए मार डाला। गौतम, ये कुणाल है, हाई स्कूल के दिनों में मेरा सबसे अच्छा दोस्त। श्रेया ने अपने नए नए पति से मेरा परिचय करवाते हुए कहा। औपचारिकता के लिए गौतम ने हाथ बढ़ाया। आखिर वह दूल्हा था। उस समय सबके सामने तो मुझे कम से कम उसका सम्मान तो करना ही था। बस इसीलिए मैंने भी बहुत ही गर्मजोशी से उससे हाथ मिला लिया। गौतम, ओह अच्छा, बेस्ट फ्रेंड, लेकिन केवल हाई स्कूल के लिए ही क्यों? क्या हुआ, आगे दोस्ती क्यों नहीं चली? श्रेया, इसको ही पूछ ले, ये 12वीं कक्षा के बाद गायब हो गया था और इतने वर्षों के बाद आज मिलने आया है। फिर से मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं था। मैं उसके दूल्हे को कैसे बताता कि जिस लड़की से वो शादी कर रहा था उसको मैं सबसे अधिक प्यार करता था, और अपने अधूरे प्यार को मन में लिए ही उससे बहुत दूर चला गया था। मुझे दूर जाना पड़ा, परिस्थितियां ही कुछ ऐसी हो गई थी। फैमिली इमरजेंसी थी, बस इसीलिए 12वीं के बाद जाना पड़ा। मेरे बयान ने उनका मुंह बंद कर दिया। खैर, मैंने जो बहाना दिया वो किसी को भी अवाक कर सकता था। श्रेया, चलो छोड़ो ये सब। कुणाल, मुझे तो ये बताओ कि क्या तुमने अपनी गुप्त प्रेमिका को अभी तक प्रपोज किया है कि नहीं, या फिर बात
अभी तक लटकी हुई है। ये कहकर श्रेया गौतम की ओर मुड़ी, जिन्हें पता नहीं था कि श्रेया का क्या मतलब था। गौतम बेकार खड़ा रहा, मेरी और श्रेया के बीच अपनी आंखें घुमा रहा था। श्रेया, छोड़ो ये सब बातें। कुणाल, क्या तुमने अपनी गुप्त प्रेमिका को प्रपोज किया? कुणाल हाई स्कूल में एक लड़की से प्यार करता था। उसने कभी किसी को उसके बारे में नहीं बताया। हालांकि मैं उसकी सबसे अच्छी और करीबी दोस्त थी, पर मुझे भी उसकी ड्रीम गर्ल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो बहुत जिद्दी और अंतर्मुखी व्यक्ति था। वो उसके दूल्हे की तरफ मुड़कर उसकी तरफ देखने लगी, जैसे कि कोई सफाई पेश कर रही हो मेरी तरफ से। उसका पति कभी मुझे तो कभी श्रेया को दिख रहा था, और शायद वो कुछ कुछ हैरान और चिंतित भी दिखने लगा था। तुम हो वो गुप्त प्रेमिका श्रेया, तुम ही मेरी गुप्त प्रेमिका थी। तुम वही हो जिसको मैं गुप्त रूप से प्रशंसा करता था। तू ही है जिसके लिए मैं मरने को तैयार था। तू ही तो है जो मेरे चेहरे पर मुस्कान लाती थी। तू ही है जिसके लिए मेरा दिल आज भी धड़कता है। आई लव यू श्रेया, मैंने मन ही मन स्वयं से कहा। काश मैं इस राज को खोल पाता, लेकिन पिछले सालों की तरह आज भी मैं अपने प्यार को कबूल नहीं कर पाया था। मैं अब भी उसके सामने खड़ा था, लेकिन उसको जरा सा भी संकेत नहीं दे पा रहा था कि मैं उससे प्रेम करता था। मैंने उस लड़की को शादी के लिए कभी प्रपोज नहीं किया। उसकी शादी हो गई है। मैंने फिर झूठ बोल दिया था, क्योंकि मेरे पास और कुछ कहने का विकल्प ही नहीं था। और फिर मेरे पास सच बोलने की हिम्मत भी तो नहीं थी। क्या मैं सच बोलकर उसका और उसके नए दूल्हे का सामना करने के लिए वहां खड़ा रह सकता था? मेरी उस बातचीत को आगे बढ़ाने की जरा भी इच्छा नहीं थी, इसलिए मैंने सिर्फ मुस्कुराकर इतना ही कह दिया, शाम का आनंद लो तुम दोनों, हम फिर कभी मिलेंगे। इतना कहकर मैं मुड़ा और फिर उस जगह से बाहर निकलने वाले गेट की तरफ चल दिया। जाते हुए मैं जाने ही वाला था, लेकिन एक आवेग की तरह श्रेया ने मेरे पास आकर आगे झुककर मुझे गले से लगा लिया। यह अप्रत्याशित था और मेरा हैरान होना स्वाभाविक ही था। इतने वर्षों की जान पहचान, दोस्ती और एक तरफा प्यार के बाद ये पहली बार था जब उसने मुझे गले लगाया था। इससे पहले कि मैं सीधे सोच पाता, वो क्षण मेरे शैतानी दिमाग में स्वार्थी विचार पैदा करने लगा। श्रेया ने मेरे कानों में कुछ फुसफुसाया, मुझसे समंदर किनारे मिलने आना, कल सुबह 6 बजे अकेले आना, और इस बारे में किसी को मत बताना। ये मेरे लिए बहुत चौंकाने वाला था। एक पल के लिए मैं तो जैसे सन्न ही हो गया। वो होशियार थी। उसने सुनिश्चित किया कि गौतम उसकी बात न सुन सके। वैसे भी गौतम अन्य मेहमानों से बात करने में व्यस्त हो गया था, और उसका मेरी और श्रेया की तरफ ध्यान नहीं था। श्रेया ने अभी अभी मुझे जो कुछ कहा था, उससे गौतम पूरी तरह अनजान था। हालांकि श्रेया की बात ने मुझे हल करने के लिए एक मस्तिष्क को छेड़ने वाली पहेली छोड़ दी थी। बिना कुछ सोचे समझे मैं मंच से नीचे उतर गया। हालांकि यह आसान नहीं था। उसकी बातों ने मेरा दिमाग घुमाकर रख दिया था। मैं केवल उस रात श्रेया के साथ हुई आखिरी बातचीत को बार बार अपने कानों में गूंजते हुए सुन रहा था। वो मुझसे क्यों मिलना चाहती थी, वो भी अकेले? क्या वह शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही थी? लेकिन वो तो बहुत खुश दिख रही थी और सबसे हंस हंस कर बातें कर रही थी। मैं बस यही सोच रहा था कि इतना महत्वपूर्ण क्या था कि वो चाहती थी कि मैं उससे समुद्र के किनारे अगली सुबह 6 बजे अकेला मिलूं। ये उसकी पसंदीदा जगह थी। क्या वह मुझसे मिलकर ठीक ढंग से अलविदा कहना चाहती थी? नहीं, यह नहीं हो सकता था। वो मुझे अलविदा क्यों कहना चाहेगी? मैं तो उसका सिर्फ एक हाई स्कूल का दोस्त था, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। क्या मैं उसके लिए इतना महत्वपूर्ण था कि उसे अपने पति के इस बात को छिपाना पड़ा? नहीं, यह सच नहीं हो सकता था। पर उसे मेरे बारे में सब कुछ याद था। मैं घर पहुंचकर बिस्तर पर पसर तो गया, पर उस रात मुझे बहुत सारे सवाल परेशान कर रहे थे, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था।
सभी क्रम परिवर्तन और प्रश्नों के संयोजन के बारे में सोचकर मैं शायद ही सो पाया। मुझे उम्मीद थी कि ये उसका सामान्य व्यवहार था और वो किसी परेशानी या समस्या में नहीं थी। अगली सुबह मैं बचपन से ही समय का बहुत पाबंद था और ये मेरे लिए कोई सामान्य दिन नहीं था, इसलिए मेरे पास देर से जागने का कोई विकल्प नहीं था। 6 बजे तक निर्धारित जगह पर पहुंचने के लिए बहुत सुबह जागना और तैयार होना जरूरी था। मैं समय पर मौके पर पहुंच गया था। जाहिर है मैं अपने हजारों सवालों के जवाब पाने के लिए बहुत उत्सुक था। मैंने श्रेया को समुद्र के किनारे की रेत पर उगते सूरज की ओर मुंह करके सूरज को ताकते खड़ा देखा। उसने अपनी शादी के दिन की तरह कोई भारी जरी वाली साड़ी या गहने नहीं पहने हुए थे। एक साधारण नीली हल्की डेनिम जीन्स और सफेद साधारण सी टी शर्ट पहने वो आंखों से एकटक उगते सूरज को देखती वहां खड़ी थी। हालांकि वो अपने कपड़ों में पूरी तरह से शांत थी। आकाश में नारंगी रंग की चादर और अर्ध उगते सूरज की किरणें सीधे श्रेया के चेहरे पर पड़ रही थी। वो एक परी की तरह लग रही थी जिसने धरती पर कदम रखा था और वो उस दृश्य को देखकर कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। एक पल के लिए मैं उन सभी अनसुलझी पहेलियों को भूल गया जो मेरे पास उसके लिए थी। मैं किनारे पर किसी और को नहीं देख सकता था, बस श्रेया थी उगते सूरज के साथ। हवा की वजह से छोटी छोटी लहरें, ठंडी हवा और मैं। चलो उससे मिलते हैं, मैंने खुद से कहा और तेज तेज कदमों से उसकी तरफ चल दिया। मैं हाय, गुड मॉर्निंग श्रेया, मुस्कुराते हुए और अपने जूतों की ओर देखते हुए। हेलो, आशा है तुमको कल रात अच्छी नींद आई होगी। क्या अच्छी नींद? मेरी बुद्धि में एक वायरस स्थापित करने के बाद वो मुझसे अच्छी नींद की उम्मीद कर रही थी। खैर, जवाब है नहीं। मैं ये कहना चाहता था लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा। हाँ, नींद तो अच्छी आई श्रेया, ठीक है, मैं समझती हूँ। तुम इस रहस्यमय मुलाकात के पीछे का कारण जानना चाहते हो, है कि नहीं? ऐसा नहीं है, लेकिन मैं भी तुमसे अकेले में मिलना चाहता था। लेकिन वैसे में मुझे इसका कारण जानने में कोई आपत्ति नहीं होगी। तुम कह सकती हो कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। श्रेया, इसे पढ़ो। उसने मुझे एक मुड़ा हुआ पुराना सना हुआ कागज दिया। वो हिचकिचा रही थी, लेकिन मुझे खुद भी बहुत सारे संदेह थे, इसलिए मैंने उसके भावों को नज़रअंदाज कर दिया और उत्तर पाने के लिए उस कागज को उससे ले लिया और उसके चेहरे की तरफ हैरानी से देखने लगा। मेरे दिमाग में कोई और सवाल या विचार और पहेलियों को सुलझाने के स्पष्ट इरादे के बिना मैंने पत्र को खोल दिया और फिर पढ़ने लगा। प्रिय कुणाल, मुझे लगता है कि मैं संक्रमित हूँ, प्रेम नामक एक सार्वभौमिक बीमारी से संक्रमित। ये एक अजीब भ्रम है। मूल कारण और इस रोग को ठीक करने की दवा एक ही है। दुर्भाग्य से बहुत सी सावधानियों के बाद भी मैं इसका शिकार होने से नहीं बच सकी और इस रोग का शिकार हो ही गई। खैर, सारा श्रेय तुमको जाता है कुणाल। आखिरकार तुमने मुझे अपने बारे में ये संक्रामक जुनून दिया। मैं तुम्हारे घातक हथियारों यानी तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारी शैली, तुम्हारे दृष्टिकोण, तुम्हारी देखभाल, तुम्हारी बुद्धि का विरोध नहीं कर सकी। इस प्रकार खुद को तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण करने को आ गई। क्या तुम जानते हो, प्यार की इस बीमारी का सबसे अच्छा और सबसे बुरा हिस्सा यह है कि यह इंसान के शरीर पर कभी हमला नहीं करता, बल्कि उसकी आत्मा को निशाना बनाता है और आत्मा को अमर कहा जाता है। मैं आजाद पंछी थी, पक्षी जिसकी कोई सीमा नहीं थी, लेकिन तुम्हारे आकर्षण, तुम्हारे जुनून, तुम्हारे दृढ़ संकल्प ने मेरे दिल के चारों ओर एक अदृश्य पिंजरा बना दिया, जिसका आभास मुझे कल रात को ही हुआ। और गहन बात यह है कि मेरे पास इस पिंजरे को खोलने वाली चाबी नहीं है। मुझे यकीन नहीं है कि यह प्यार है या नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि प्यार का सही मतलब क्या होता है।
मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि मेरे मन में तुम्हारे प्रति एक अदृश्य आकर्षण है। मेरा हमेशा तुमसे बात करने का, तुम्हारी आंखों से दुनिया की कल्पना करने, तुम्हारी इंद्रियों के माध्यम से प्रकृति को महसूस करने और तुम्हारे दिल से हम दोनों के बीच के संगीत की लय सुनने का मन होता है। मैं चाहती हूं कि जब मैं खुश हूं तो तुम मेरी मुस्कान बनो, मेरे आंसू जब मैं उदास हूं, मेरा विश्राम जब मैं क्रोधित हूं और मेरी सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान। मेरे दोस्त कहते हैं कि ये प्यार के लक्षण है। ठीक है, एक नियमित विकार तब होता है जब आप वायरस से ठीक हो जाते हैं, लेकिन इसका निदान किया जा सकता है। हाई स्कूल के बाद तुम मुझसे दूर हो गए थे। मेरे आसपास सब था, पर सब कुछ उबाऊ लगता था। मैं कल्पना करती हूँ कि तुम और मैं बॉलीवुड की हर फिल्म में मुख्य भूमिका निभाते हैं। मैं बिना किसी कारण के मुस्कुराती हूँ, मैं हंसती हूँ जब कोई आसपास नहीं होता है, और मैं जो कुछ भी देखती हूँ उसमें तुम्हारी कल्पना करती हूँ। शुरू में यह परेशान करने वाला था, लेकिन धीरे धीरे मुझे इस रहस्यमयी एहसास का आनंद आने लगा। शायद मैं पहली लड़की हूँ जो किसी लड़के को इस तरह से प्रपोज कर रही है, लेकिन मैं इसे अब और छिपा नहीं सकती। मैं पत्र लिखने में बुरी हूँ, खासकर रोमांटिक वाले। मुझे नहीं पता कि तुम इसे पढ़ने के बाद कैसी प्रतिक्रिया दो। वास्तव में मैंने बाधाओं के बारे में सोचा ही नहीं है। मुझे पता है तुम किसी और से प्यार करते हो, लेकिन मुझे बस इतना विश्वास है कि तुम मेरे हो। मुझे अंधविश्वास है कि जो मैं हूं, जैसी भी हूं, तुम मुझे स्वीकार करोगे। आखिर मैं यहां आकर तुम्हारे सामने खड़ी हूं। मैं 3 वर्षों से उस सुंदर लेकिन मूर्ख व्यक्ति गौतम से प्यार किया और प्यार का अभिनय किया, सिर्फ इसी इंतजार में कि तुम आ जाओगे, पर तुम नहीं आए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। रात को तो सिर्फ शादी की रस्में हुई है और मेरी विदाई नहीं हुई है। अभी भी मैं कुंवारी श्रेया हूं और तुम्हारे सामने खड़ी हूं, और सिर्फ ये कहने के लिए कि कुणाल, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ और पहले भी करती थी, लेकिन तुम्हारी तरह मेरे पास भी प्यार करने को तुम्हारे सामने स्वीकार करने की हिम्मत नहीं थी। कुणाल, तुम मेरी इस बीमारी का उपचार बन जाओ जिससे मैं संक्रमित हूं। तुमको हमेशा प्यार, श्रेया। प्रतिक्रिया के बाद उस चिट्ठी को पढ़कर मेरा हैरान होना और खुश होना स्वाभाविक ही था। मुझे यह समझने में कुछ मिनट ही लगे कि वास्तव में पत्र का क्या अर्थ था। मेरा दिल जबरदस्त खुशी से धड़क रहा था और मैंने पहले कभी नहीं महसूस किया था। मैं बस यही चाहता था कि मैं श्रेया के साथ रहूं। इतने वर्षों से वो भी मन ही मन मुझसे प्यार करती आई थी। जिस शख्स के स्नेह का मैं इंतजार कर रहा था, जिन भावनाओं को मैं महसूस कर रहा था और जिस सांस के लिए मैं सांस ले रहा था, उसने कहा था कि उसे भी ऐसा ही लगता था और वो भी मुझसे प्यार करती थी। इस दुनिया में कोई बेहतर आनंद नहीं है जो आपके प्रिय को जानने की भावना के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। आपके लिए वही सहज भावनाओं को मानता है जो आपके पास है। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ श्रेया। मैं तो तुमसे हमारी पहली मुलाकात के समय से ही प्यार करने लगा था। तुम इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकती हो कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो। समुद्र का यह किनारा तो मेरे लिए एक धार्मिक और पवित्र स्थान बन गया है। मैं ये सब श्रेया से कहना चाहता था, लेकिन मेरे कुछ कहने से पहले ही श्रेया मेरी ओर मुड़ी, और इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, श्रेया ने कहा, कुणाल, मुझे खेद है कि मैं ये सब कुछ तुम्हारे सामने व्यक्त कर चुकी हूँ। कृपया मुझ पर गुस्सा मत करना। 12वीं के बाद तुमने हाई स्कूल छोड़ दिया था। कुछ महीने तुमसे दूर रहने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे प्यार करती थी। मैंने तुम्हें कई जगह खोजा, बहुत से लोगों से पूछताछ की, लेकिन मैं तुम्हारा पता नहीं लगा सकी। लेकिन एक दिन मैंने तुम्हारा ईमेल खोज लिया और मैंने तुम्हारा कैलिफोर्निया का एड्रेस पता कर लिया और तुमको अपने हाथ से लिखकर एक प्रेम पत्र भेज दिया था। मैंने उस पत्र में अपने प्रेम का इजहार कर दिया था। मैं तुम्हारे उत्तर के लिए बहुत उत्सुक थी, लेकिन कुछ दिनों बाद डाकिया ने मुझे ये बताते हुए पत्र वापस भेज दिया कि पता ठीक नहीं था। मैं निराश हो गई थी। मैं ये जानकर हैरान हुआ कि श्रेया ने अपने प्रेम का खुलासा एक चिट्ठी में 7 वर्ष पहले ही कर दिया था, पर मैं ही बदकिस्मत था
कि वो चिट्ठी मुझे नहीं मिली थी। मैं नहीं जानता कि अब मैं तुमसे क्या कहूँ श्रेया। एक इमरजेंसी हो गई थी, इसलिए मुझे जाना पड़ा था। मैंने आगे कुछ नहीं कहा और उसकी आंखों में देखने लगा। मेरा मन तो बस यही कर रहा था कि जल्दी से आगे बढ़कर उसको सीने से लगा लूं और उसके कानों को अपने प्यार के मीठे शब्दों से भर दूं। लेकिन मैंने इंतजार किया, क्योंकि मैं श्रेया से और भी कुछ सुनने की उम्मीद कर रहा था। श्रेया, ठीक है, मैं अब समझ सकती हूँ, पर मेरे दिल में लंबे समय से दफन है। ये बहुत कठिन है, तुम्हें पता है। सच को सामने लाने की हिम्मत जुटाने में मुझे सालों लग गए। बाद में क्या हुआ? तुमको खोजने के लिए मेरी तलाश भूसे के ढेर में सुई खोजने की तरह थी। मेरे पास तुमसे जुड़ने के लिए कोई संपर्क या एड्रेस नहीं था। इतने वर्ष बीत गए। मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, जहां मैं इस व्यक्ति गौतम से मिली। हम दोस्त बन गए, लैब पार्टनर बन गए और कुछ ही समय में वो मेरे साथी बन गए। शुरू में हमारा रिश्ता सख्ती से दोस्ती का था, लेकिन समय के साथ मुझे एहसास हुआ कि वह मेरे जीवन के लिए खास होता जा रहा था। एक दिन उसने मुझसे शादी करने के लिए कहा। यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन था। उसने मुझे ठेठ बॉलीवुड फिल्मी अंदाज में प्रपोज किया था। क्या बकवास है। अभी कुछ क्षण पहले ही श्रेया ने कहा था कि वह मुझसे प्यार करती है, और अब क्षण भर में मेरे खिलाफ ज्वार बदल गया था। और श्रेया मुझे उसकी और गौतम की प्रेम कहानी की बात सुना रही थी। पर सोचकर मैं चुप ही हो गया और मैंने श्रेया से आगे कुछ नहीं कहा। श्रेया, मुझे पता है कि तुम सोच रहे होगे कि जब मैं गौतम के साथ खुश हूं तो मैं तुमको ये सब क्यों बता रही हूं। मैं तुरंत ही चौकन्ना हो गया और मेरे मुंह से बस हाँ ही निकला। श्रेया, हालांकि वो मेरा जीवन साथी है, तुम हमेशा मेरा पहला प्यार बने रहे। एक ऐसा प्यार जो मासूम है, एक ऐसा प्यार जो मेरे दिल में हमेशा रहेगा। मुझे नहीं पता कि अगर यह पत्र तुम तक पहुंच गया होता तो क्या होता, लेकिन हमें अतीत से नहीं चिपकना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जब हम पीछे मुड़ जाते हैं तो पहले ही जा चुका होता है। इसलिए आज मैं चाहती हूं कि तुम मुझे मुक्त कर दो, मुझे अपने पिंजरे से मुक्त करो। मैं चाहती हूं कि तुम इस पत्र के बारे में जानो, ताकि भविष्य में यह मुझे कभी परेशान न कर सके। मेरा दिमाग और दिल पूरी तरह से अवरुद्ध हो गए थे। मैं उसे बताना चाहता था कि मैं उससे कितना प्यार करता था। मैं चीखना चाहता था, मैं रोना चाहता था, लेकिन मेरी बदकिस्मती को सुनने वाला कोई नहीं था। काश किसी तरह वह मेरे अदृश्य आंसुओं को देख पाती, वो मेरी आंतरिक आवाज को चीखती हुई सुन पाती और मेरे दर्द को समझ पाती। तुम हमेशा आजाद हो श्रेया। श्रेया का चेहरा मुस्कान से खिल उठा। राहत की निशानी, खुशी की निशानी, जीत की निशानी। फिर भी मैं खामोश खड़ा था। मैं बस इतना ही कह सकता था, हाँ श्रेया और मैं साथ हो सकते थे। अगर वो चिट्ठी मुझ तक पहुंच गई होती, हम एक साथ हो सकते थे और मैंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया होता। हम साथ हो सकते थे अगर मैं शहर नहीं छोड़ता, लेकिन वो अगर एक अगर बना रहा। श्रेया, मुझे पता है मेरा पिंजरा ये पत्र है, मैं इसे वापस नहीं ले सकती, इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम इसे इस महासागर में मुक्त कर दो। कहने के साथ श्रेया ने अपने जेब में से वो पत्र मुझे दे दिया जो उसने वर्षों पहले मुझे लिखा था और जो वापस आ गया था। तुम्हें याद है, तुमने मुझे सिखाया था कि कागज की नाव कैसे तैयार की जाती है। मैं इस प्रेम की नाव को समुद्र में बहा देना चाहती हूँ, ताकि मेरा प्यार हमेशा इस सागर के पानी में मोती की तरह रहे। मैंने श्रेया की इच्छा के अनुसार उस चिट्ठी की नाव बनाकर इसे रवाना किया और इसे सूरज की चमक में गायब होते देखता रहा। उगते सूरज के साथ श्रेया की जिंदगी भी नई उम्मीद, नए सपने, नई यादें और नई जिंदगी के साथ उठने वाली थी। जब मैं पीछे मुड़ा तो वो जा चुकी थी। पीछे छूट गए थे केवल रेत पर उसके कदम। आज
हर साल मैं इस समुद्र तट पर उसी दिन उसी समय आता हूँ। मैं अपना दिन इस किनारे पर बिताता हूँ और श्रेया का इंतजार करता हूँ। उसे फिर से देखने की उम्मीद करता हूँ, लेकिन मुझे पता है वो कभी नहीं लौटेगी। श्रेया से मुक्त होने की उम्मीद में मैं हर वर्ष अपनी भावनाओं को एक लिखित कागज की नाव के रूप में बहा देता हूँ, लेकिन न तो मेरी भावनाएं रुकी हैं और न ही मेरी आशा। अब भी इतने वर्षों के बाद वो पहली इंसान है जिसके बारे में मैं सुबह सोचता हूँ और सोने से पहले मेरी याद में आने वाली आखिरी इंसान। काश वो एक बार फिर आ जाती और कहती, कुणाल लो ये कागज ले आई हूँ, तुम्हारे प्रेम की कहानी, लो इसकी नाव बनाकर समुद्र में छोड़ दो। क्योंकि मैं भी अब गौतम से मुक्त होकर आ गई हूँ और ये अब हम दोनों की आखिरी नाव होगी, क्योंकि अब हम आगे का जीवन एक ही नाव पर साथ साथ बैठकर जीवन रूपी समुद्र की यात्रा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।